Hello everyone, welcome back. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying chapter 2 of Microeconomics, Theory of Consumers Behavior. This is the 6th part और इसके पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि डिमांड क्या होती है. इस पार्ट में हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि जो डिमांड है वो बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होती है, जैसे कि क्या रिलेटेड गुड्स हैं, क्या प्राइस है, क्या इनकम है. जब हम उसको ये पढ़ते हैं कि डिमांड कितना अफेक्ट हो रही है, किस लेवल तक अफेक्ट हो रही है, कितना सेंसिटिव है वो उस एक बेसिक फैक्टर को लेकर, वो होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इट इज द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन द डिमांड, percentage change in demand due to percentage change in factors affecting demand. जो फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं उसकी वजह से डिमांड में एक्चुअली कितना चेंज हो रहा है इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी दो चीजों पे डिपेंड करती है कि वो गुड कैसा है, नॉर्मल गुड है या इंफीरियर गुड है, उसके कोई सब्सटीट्यूट्स हैं कि नहीं. क्योंकि अगर हम लोगों को अपनी डिमांड चेंज करनी है या किसी भी एक फैक्टर से अफेक्ट करनी है अपने डिमांड, तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए. तो दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेट रहेगा कि नहीं, हम स्टैंडर्ड गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं या इंफीरियर गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं. सो factors that affect the elasticity of demand are nature of a good and availability of close substitutes. ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अलग अलग फैक्टर्स हम पढ़ते हैं, इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 टाइप्स होते हैं: इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी. प्राइस इलास्टिसिटी होता है जब आपकी डिमांड में चेंज होती है आपकी प्राइस की वजह से. तो जब हम यहाँ पे रेशियो देखते हैं क्वांटिटी डिमांड के चेंज का ड्यू टू प्राइस, तो वो होती है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी. सेम जब हम इनकम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो हम डिमांड में इनकम की वजह से कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है वो देखते हैं. और क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स के थ्रू, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के चेंज के थ्रू डिमांड में क्या चेंज आता है, और क्रॉस इलास्टिसिटी में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक दूसरे के साथ क्या चेंजेस आते हैं. इस चैप्टर में हम सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ही पढ़ेंगे. प्राइस इलास्टिसिटी इज द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. जब भी हम प्राइस के साथ रिलेशन पढ़ते हैं हम डिमांड की जगह क्वांटिटी डिमांड यूज करते हैं. एंड परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड. ये होता है प्राइस इलास्टिसिटी. इसके इक्वेशन, इसके क्वेश्चंस के लिए आपको इसका फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है, आपको ये इक्वेशन समझना बहुत जरूरी है. सो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड. ओके, सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ओके, डिवाइडेड बाय रेशियो निकाल रहे हैं हम क्योंकि, सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके, अब आप मेरे को बताओ आप चेंज इन क्यू कैसे निकालोगे, परसेंटेज चेंज इन क्यू कैसे निकालोगे. ओके, सो आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे लिख दोगे, चेंज इन क्यू डी वुड बी जो भी आपका चेंज आया है अपॉन जो भी आपका ओरिजिनल क्यू था इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज है. सिमिलरली चेंज इन प्राइस जो भी अभी आपका चेंज हुआ है पुराना और न्यू प्राइस, डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस जो भी आपका ओरिजिनल प्राइस था इनटू 100. जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो ये 100 और 100 तो कैंसिल हो जाएंगे और ये चेंज इन क्यू ऑन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन चेंज इन पी. मैंने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, रेसिप्रोकेट करके ऑपोजिट में लिख दिया. इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू. ये हो गया आपका प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला.
ये याद रखना इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में आता है प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, आपको फिर भी ये मेंशन करना पड़ेगा, और अगर आपको कोई डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है तो भी आपको उसको इसी से करना पड़ेगा। ओके, नाउ हम इसको प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्राइस ऑफ बनानास। ओके, यहाँ हमें ओल्ड प्राइस दिया है, न्यू प्राइस दिया है बनानास का, सेम हमें ओल्ड क्वांटिटी भी दी है और न्यू क्वांटिटी दी है, और हमको बोला है हमें प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, चेंज इन क्यू चाहिए, है ना। चेंज इन क्यू क्या होगा, ओल्ड क्यू माइनस न्यू क्यू, मतलब Q1 माइनस Q2। सो ये कितना आ जाएगा, 15 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 3 आ गया। सिमिलरली चेंज इन प्राइस निकालना होगा, सो चेंज इन प्राइस वुड बी ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस। ओल्ड प्राइस हमारा था 5 रुपीज और न्यू प्राइस है हमारा 7 रुपीज, तो हमारा आया -2। ओके, सो किसी भी, क्योंकि माइनस एक ऐसी चीज है जो एक नेगेटिव रिलेशन बताएगी हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का, तो जब हम सॉल्यूशंस करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, तो हम इसको मॉड वैल्यू में लेते हैं। मॉड वैल्यू में लेते हैं मतलब हम साइंस इंटरफेयर नहीं करते हैं, हम हर चीज को पॉजिटिव ही लेते हैं। अब हमारे पास चेंज इन क्यू और चेंज इन पी दोनों आ गए। अब फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, change in quantity demand divided by change in price multiply by old price and old quantity. Okay, when we put it here, change in quantity हमारा आया है 3 और change in price हमारा आया है 2, नेगेटिव साइन हम लेते नहीं है। ओल्ड प्राइस हमको कितना दिया हुआ है, 5, और ओल्ड क्वांटिटी हमें कितनी दी गई है, 15। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 3, 5, 15, 5 and 5 कैंसिल, सो अपने पास क्या बचा, 1/2। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। सो 0.5 यहाँ पे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गई। दिस इज आवर आंसर। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 12, मतलब आपको दिया हुआ है कि P1 10 है, P2 12 है, सो चेंज इन प्राइस कितना हो गया, 12 माइनस 10 दैट इज 2। सिमिलरली हमें दिया हुआ है कि हमारी Q1 100 यूनिट्स है जिससे चेंज होके 80 यूनिट्स आई है, सो Q1 हमें 100 यूनिट्स दिया हुआ है और Q2 हमको कितना दिया हुआ है, 80 यूनिट्स। तो यहाँ पे चेंज इन Q क्या आ गया, 100 माइनस 80 दैट इज इक्वल्स टू 20। अब हमारे पास चेंज इन Q, चेंज इन P, P, Q चारों चीजें हैं। अब हम निकालेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चेंज इन Q divided by change in P into old price upon old quantity. Change in Q हमारा आया 20 यूनिट्स, चेंज इन P हमारा आया 2 यूनिट्स, ओल्ड प्राइस हमको दिया हुआ है 10 रुपीज और ओल्ड क्वांटिटी हमको दी गई है 100 यूनिट्स। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया और आपका आंसर आया 1। सो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आई 1। ओके, अब हमने ये तो देख लिया कि क्या आ रही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बट ये डिपिक्ट क्या करती है, व्हाट डज इट डिपिक्ट। अगर मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 आई या फिर मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.5 आई, दोनों में ये आंसर्स आए, तो हर बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग आ रही है, तो इसका सेंस क्या होता है। जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम होती है एंड जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होती है, दिस इज द सिचुएशन जो ये हमें बोलती है कि हमारे प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए, हमारी डिमांड उस चीज की चेंज नहीं होगी जल्दी।
ओके, सो ये जो होता है जब हमारी इलास्टिसिटी 0 से 1 के बीच में आती है, 1 से कम आती है, एनीवेयर, इसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड. इनइलास्टिक डिमांड इज द डिमांड दैट डज नॉट चेंज विद चेंज इन प्राइस. अब ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें प्राइस चेंज भी हो जाएगा तो भी हम उनको खरीदेंगे? ऑल नेसेसरी प्रोडक्ट्स. अगर नमक का प्राइस या पानी का प्राइस वो बढ़ा के बेच देंगे तो आप खरीदोगे नहीं क्या? ऑफ कोर्स खरीदोगे. सो दीज आर नेसेसरी गुड्स. सो ऐसे गुड्स जो कि आप खरीदोगे ही इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसका प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो होते हैं इनइलास्टिक डिमांड वाले गुड्स, जिसकी वैल्यू या तो 0 होती है या फिर 1 से कम होती है. जो 1 से कम वाले होते हैं उनको तो हम इनइलास्टिक इन नेचर बोलते हैं, बट जो एग्जैक्ट 0 होते हैं उसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक इन नेचर बोलते हैं. परफेक्टली इनइलास्टिक. ओके, नाउ सिमिलरली जो वैल्यूज ऐसी आती हैं कि ED इज ग्रेटर देन 1 और ED इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ये वो होते हैं जिसमें ये बोलता है कि डिमांड इलास्टिसिटी इतनी जल्दी चेंज होती है, थोड़ा सा प्राइस में चेंज आया और डिमांड में सडनली बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा. इनको हम बोलते हैं इलास्टिक गुड्स, इलास्टिक डिमांड. लाइक लग्जरी गुड्स. लग्जरी गुड्स अगर, क्योंकि उनके क्लोज सब्सटीट्यूट्स भी अवेलेबल होते हैं, अगर किसी BMW ने अपनी प्राइस एकदम से बहुत बढ़ा दी तो मैं उसी ही रेंज में या उससे कम रेंज जिसके लिए मैं ज़्यादा कंफर्टेबल था, उस रेंज में मैं BMW की जगह मर्सिडीज ले लूँगा या फिर ऑपोजिट. सो ये होते हैं इलास्टिक डिमांड. इसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड जब हमारी इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा आती है, बट टू एन एक्सटेंट कि वो इन्फिनिटी पहुंच जाए तो उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक. अब अभी हमने देख लिया 0 देख लिया, 1 से कम देख लिया, 1 से ज्यादा देख लिया, इन्फिनिटी देख लिया. जो नहीं देखा है दैट इज अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 आ जाए तो क्या होगा. अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 आ गई है, इसका मतलब है जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतनी ही रेशियो में क्वांटिटी भी चेंज हो रही है. इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक. यूनिटरी इलास्टिक मतलब हम जितना ज्यादा प्राइस चेंज कर रहे हैं बिल्कुल उसी रेशियो में हमारी क्वांटिटी भी चेंज हो रही है. Okay, when the change in price of a commodity does not affect the quantity demand of the good, the quantity demand is said to be inelastic, like necessary goods, salt, water, etc. In this case, elasticity of demand is less than 1. And similarly, if elasticity of demand is 0, it is known as perfectly inelastic demand. When the change in price of a good affect the quantity of demand, it is said to be elastic, where elasticity of demand is greater than 1. Okay. Similarly, if it goes to infinity, it is known as perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand. And अगर price और quantity में जो ratio है change का वो exact same होता है, the point where elasticity of demand is equals to 1, उसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. अब इस एक सिचुएशन में हमने देखा है कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो हमेशा एक लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, लेकिन अगर रेशियो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है, ओके, अगर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है तो ही ये सिचुएशंस आती हैं. कैसे? अगर यहाँ पे इलास्टिसिटी 0 है तो आपको शो हो रहा है कि अपने प्राइस में कितना भी चेंज आ रहा हो, यहाँ पे हमारी डिमांड बिल्कुल हिल भी नहीं रही है, तो दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक कि आप कुछ भी ट्राई कर लो हमारी डिमांड सेम है. तो इस सिचुएशन में हमको एक वर्टिकल कर्व मिलता है, एक वर्टिकल कर्व मिलता है.
सिमिलरली यहाँ पे भी देखो हमको डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व नहीं मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल कर्व मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हमारा प्राइस में कुछ हो या ना हो, थोड़ा सा ही माइन्यूट चेंज हो, क्वांटिटी सडनली चेंज होगी, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक में हमको हॉरिजॉन्टल ग्राफ मिलता है। दिस इज द सिचुएशन जहां पे यूनिटरी इलास्टिक है, बिल्कुल इक्वल डिफरेंसेस आ रहे हैं, इसको बोलते हैं हम यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे प्राइस के साथ सेंसिटिविटी है डिमांड की, प्राइस में चेंज होने से डिमांड भी चेंज हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है कि इलास्टिसिटी मेंटेन्ड है, इसीलिए हमको नॉर्मल कर्व मिला है, यूनिटरी इलास्टिक। अब यहाँ पे तो हमको नॉर्मल कर्व मिल गया, अगर अब हमें स्ट्रेट कर्व मिले जिसको हम बोलते हैं लीनियर डिमांड कर्व, वो कैसे मिलेगा? ये डिमांड कर्व हमको जब मिलेगा जब जो भी हमारी डिमांड चेंज हो रही है और जो भी हमारा प्राइस चेंज हो रहा है वो इक्वल है, नॉट रेशियो। डिमांड और प्राइस दोनों के चेंजेस इक्वल है। अगर 10 रुपये डिमांड बढ़ रही है, 10 रुपये ही प्राइस बढ़ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली ब्लॉक बाय ब्लॉक वो चल रहे हैं, तो हमको कैसा कर्व मिलेगा? एक लीनियर डिमांड कर्व मिलेगा। अब इस कर्व को ध्यान से देखो, अब इस कर्व में सी दिस इज द मिड पॉइंट वेयर यूनिटरी इलास्टिक आपको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिटरी इलास्टिक आपको यही बोलता है कि जिस पॉइंट पे हमारा डिमांड और क्वांटिटी बिल्कुल इक्वली चल रहा है और इक्वली ऊपर नीचे हो रहा है वो है, तो ये हमारा मिड सेगमेंट हो गया। इसके ऊपर इन्फिनिटी और 1 वाला एरिया है हमारा इलास्टिक एरिया। ये एरिया है जब इलास्टिक डिमांड है कि हल्का सा चेंज होने में क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा, और ये जो एरिया है ये है हमारा इन इलास्टिक डिमांड का एरिया, कि आप कितनी भी प्राइस में चेंज कर दो, क्वांटिटी में चेंज आना, डिमांड में चेंज आना मुश्किल है। लीनियर डिमांड कर्व से हम इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं? ये अगर हमें लीनियर डिमांड कर्व से एक इलास्टिसिटी निकालने को बोला तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम रेशियो निकाल देंगे लोअर सेगमेंट का अपर सेगमेंट के साथ। अब लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट आप कैसे डिवाइड करोगे? क्योंकि लीनियर डिमांड कर्व मिलता है हमें जब हम यूनिटरी इलास्टिक की बात करते हैं और किसी सिचुएशन में नहीं, ये हमारा मिड पॉइंट है जब, तो इसके नीचे का पार्ट A to B एंड B to C, सो हम लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट कर देते हैं, मतलब A to B डिवाइडेड बाय B to C। सो इस तरीके से हम लीनियर डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्दी से रिवाइज करते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक वो कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि डिमांड अपने फैक्टर्स से किस लेवल पे अफेक्ट हो रही है। इसकी 3 टाइप्स होते हैं, इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी जब डिमांड इनकम से अफेक्ट हो रही होती है और हम उसका रिलेशन निकालते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी जब प्राइस से डिमांड हो रही होती है और हम उसका रिलेशन निकालते हैं। और क्रॉस इलास्टिसिटी जब सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कि रिलेटेड गुड्स होते हैं उनसे डिमांड पे फर्क पड़ता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो रेशियो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर हमने देखा कि प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है और उससे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। आफ्टर दैट हमने ये देखा कि इलास्टिसिटी एक्चुअली हमें कैसे दिखाती है और मेजरमेंट कैसे होता है। तो अगर इलास्टिसिटी 0 होती है या 1 से कम होती है तो वो इन इलास्टिक डिमांड की कैटेगरी में आती है, जिसका मतलब होता है कि आपके प्राइस चेंज करने में क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं आएगा जल्दी, क्योंकि उसकी डिमांड रहेगी लाइक नेसेसरी गुड्स। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होती है तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, लेस देन 1 में वो इलास्टिक होता है। सिमिलरली जैसे ही हम लोग दूसरे साइड आते हैं और इलास्टिसिटी में हम ये देखते हैं कि डिमांड इफेक्ट हो रही है अपने प्राइस से, तो उसको इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट हो जाती है और जब भी 1 से ज़्यादा होती है तो वो हमारी इलास्टिक डिमांड
होती है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिटरी इलास्टिक, जब रेशियो सेम होता है प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड के चेंज का, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है। उस सिचुएशन में ही नॉर्मल कर्व के साथ साथ लीनियर कर्व भी बन सकता है। लीनियर कर्व की हमको जब भी इलास्टिसिटी निकालनी होती है, हम लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट का रेशियो निकाल देते हैं। Okay, this is all for today. This is the chapter. I hope you understood it. Let's move to the assessments and see what we have learned. A demand curve is said to be elastic if, अब बताओ elastic कौन सी demand curve होती है? जब price के साथ change हो. Okay, so small change in price leads to large change in quantity demanded. True. A large change in price leads to zero change in quantity demanded. False. Zero change तो हो ही नहीं सकता है, change होता ही है. Both नहीं हो सकता क्योंकि B गलत है. None of the above. B गलत है क्योंकि answer would be first. Question second, if the price elasticity of demand is greater than 1, then the demand is said to be, यहाँ आपको दिया हुआ है elasticity of demand is greater than 1. क्या होता है जब 1 से ज्यादा होती है? जब that demand is elastic demand. Inelastic होती अगर less than 1 होता, sorry, inelastic होती अगर less than 1 होता, unitary elastic होती अगर equals to 1 होता, और परफेक्टली इलास्टिक होती अगर इक्वल्स टू इनफिनिट होता। तो अगर हमें सिचुएशन ये दी गई है तो आंसर वुड बी इलास्टिक डिमांड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ। प्राइस इलास्टिसिटी हमें क्या बताती है? क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में। ऑफ कोर्स जब क्वेश्चन में ही प्राइस इलास्टिसिटी है, क्वांटिटी सप्लाइड यहीं पे गलत हो गया, क्वांटिटी डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं हम। Quantity demanded to change in income, false. Quantity demanded to a change in price, true. Price to a change in quantity demanded, no. Quantity demanded का change because of price. Price की वजह से जब quantity demand change होता है. Okay, we are done with the chapter. I hope you understood the chapter. Thank you so much.